नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। दोपहर के 2 बज चुके हैं और 2 से ज़्यादा हो चुके हैं। आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपसे मुलाकात में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन इस बीच अगर बाजार की दिशा देखें तो वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी एक बार फिर से 200 डीएमए के नीचे कामकाज करता हुआ। और इतनी प्रेडिक्टेबल बाजार जो है बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि जैसे 17,800, 17,900, 18,000 के आसपास निफ्टी जाता है, वहाँ से एक दबाव देखने को मिलता है। निचले स्तर पर हम देखते हैं कि 17,200, 1,000 के आसपास जो है, 17,100 के आसपास से दोबारा जो है बाइंग देखने को मिलती है। तो इसी दायरे में बाजार इस समय फंसा हुआ है और क्या कुछ करना चाहिए इस बाजार में? क्या इस दायरे को बाजार अभी तोड़ पाएगा, और तोड़ पाएगा तो वो तेजी की तरफ होगा या मंदी की तरफ? इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत हम करेंगे और आपके जो तमाम प्रश्न हैं उसके उत्तर भी हम देंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके कोई प्रश्न है और आप भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 9311121874 जिस पर कि आप अपना सवाल भेजिए। कौन से शेयर ले रखे हैं, कितने समय के लिए ले रखे हैं, क्या नज़रिया है आपका, और अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो फिर कहाँ निवेश करना चाहिए, क्या बाजार में अभी शॉर्ट करना चाहिए या फिर बाजार में तेज़ी करनी चाहिए, सभी सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में हम देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितलेश पावस्कर जी तकनीकी विशेषज्ञ, चार्ट्स को पढ़ते हैं और उस आधार पर वो अपना विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन नितलेश जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला प्रश्न बाजार को लेकर के ही होगा और जैसा हम देख रहे हैं कि एक दायरे में बाजार फंसा हुआ है। 17,800, 18,000 के आसपास हम देखते हैं गिरावट देखने को मिलती है। 2 दिन में फिर से बाजार 200 डीएमए के नीचे आ चुका है। यहाँ से कैसे देख रहे हैं, क्या अभी इसी रेंज में फंसा रहेगा अगले 1-2 महीने तक बाजार, या फिर आपको लगता है कि एक साइड जो है वो तय करनी होगी बाजार को, और अभी आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं या फिर तेजी? नहीं, एक्चुअली हम लोग 17,800 से शॉर्ट थे इंडेक्स के ऊपर। मैंने क्लाइंट्स को भी शॉर्ट दिया था और 17,280 के आसपास भी लॉन्ग किया था थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, और 17,800 के आसपास एग्जिट करवाया। देखो इस मार्केट में कैसे है मालूम है, मार्केट दोनों तरह के मौके दे रहे हैं आपको। जी। तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखो ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो 16,800 का टारगेट है मेरा, लेकिन इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा हम लोग ने आज सुबह जैसे ही 200-250 पॉइंट मार्केट गिरा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया, ऊपर में फिर से चला गया तो और क्वांटिटी के साथ हम लोगों ने उसमें बिकवाली की है। तो ओवरऑल व्यू जो है वो मंदी का ही व्यू है। और जब तक ये मार्केट अभी 17,600 ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई भी एक जो उछाल आएगा वो बिकवाली की तरह आपको उसमें देखना पड़ेगा। इंडेक्स के ऊपर मेरा कंप्लीट व्यू जो है वो नेगेटिव ही। अभी नेगेटिव ही है, तो अभी आप इन लेवल्स, मौजूदा जो लेवल है उसमें ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं, और करने की सलाह दे रहे हैं तो फिर क्या शॉर्ट कर रहे हैं या फिर तेजी कर रहे हैं, क्योंकि बाजार तो एक नहीं, बीच हम में लोग है। अभी वेट करेंगे। हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया है अभी थोड़ा सा वेट करें, ऊपर में अगर उछाल मिलता है मंडे के सेशन में वगैरह तो हम लोग वहां पे बिकवाली करेंगे। जो 17,800 से हम लोग शॉर्ट थे वहां जी। पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटी क्या की है, बुक की है। और आज यूएस का डेटा भी कुछ आने वाला है तो उस वजह से देखो 2 दिन आप टेंशन में क्यों रहोगे। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो घर पे लेके जाना चाहिए, और इसी हिसाब से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। उछाल मिलता है तो बिकवाली की राय होगी, लेकिन अभी के लिए अगर आप बेचते हो इंडेक्स को तो जी। एक लेवल में उसको दूंगा। हम्म। कौन सा लेवल देंगे सर आप? अगर ये कल या फिर परसों 17,450 से लेके 17,480 इस जोन में जाता है तो यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। तो यहाँ पे बिकवाली बढ़ सकती है। अब जरा आज की अगर हम बाजार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रही है, बैंकों को लेकर के खबरें आई और ख़ासतौर से अमेरिका से कुछ इस तरह के संकेत मिले, और यहाँ पर भी हमने देखा बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। ये दबाव क्या अभी और गहराता हुआ दिखाई देगा? बैंकिंग शेयरों पे ऊपर अभी किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, और ख़ासतौर से आप यहाँ पर किन शेयरों पे ख़ासतौर से बुलिश या बेरिश दिखाई दे रहे हैं? देखो बैंक्स के ऊपर मैं पहले ही बिलिश था। लास्ट व्यू में भी मैंने कहा था कि बैंक्स में मुनाफा वसूली आ सकती है, और जैसे कि परसों के दिन भी एसबीआई को शॉर्ट रिकमेंड किया था, एचडीएफसी को शॉर्ट रिकमेंड किया था। तो अभी फिलहाल एक नया हम लोगों ने एक शॉर्ट ओपन किया है कोटक बैंक में। कोटक बैंक में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। कम से कम 1620 या फिर 1580 लेवल तक जा सकता है। 1730 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा जो लेवल है वो 1710 के आसपास का शॉर्ट का लेवल है, तो हम लोग उस शॉर्ट को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं 1620 के टारगेट के लिए। और अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा जो काउंटर होगा बैंकिंग में, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बिकवाली आ सकती है, वो है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक अगर एक दिन
और 1600 के नीचे क्लोज होता है तो 1450 का लेवल भी ये आने वाले समय में दिखा सकता है। तो बैंकिंग के ऊपर मेरा जो व्यू है वो ओवरऑल निगेटिव है। ओवरऑल निगेटिव है बैंकिंग के अंदर। और हम जो दूसरी बड़ी खबर है, हम चाह रहे हैं पहले सारी जो खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसमें कि दबाव देखने को मिल रहा हो वो आपसे चर्चा कर लें। आईटी को लेकर के आज एक खबर देखने को मिली और जनवरी से फरवरी के बीच में बड़ी संख्या में जो है जो नौकरियां गई हैं उसमें आईटी सेक्टर का योगदान रहा है अमेरिका के अंदर। और आज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लगातार आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव बना हुआ है। अभी करंट लेवल के ऊपर जिन लोगों ने लिए हुए हैं हायर लेवल पे, खासतौर से दिग्गज कंपनियों की बात करें, इन्फोसिस, विप्रो, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो लोग नया निवेश करना चाह रहे हैं आईटी में, उनके लिए क्या कुछ सजेशन आप इस समय सजेस्ट कर रहे हैं? देखो इन्फोसिस में कल जब मैं एक शो कर रहा था जी। उसमें भी मैंने एक चीज कही है कि इन्फोसिस का ना आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जब तक ये काउंटर 1520 से लेके 1530 इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करेगा जी। तब तक इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। जब भी उछाल आएगा तो इसमें बिकवाली ही प्लान करना चाहिए आपको। और इन्फोसिस में लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड में जा सकता है। विप्रो में थोड़ी देर पहले मैंने एक बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था लेकिन विप्रो 400 के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो इस वजह से हम लोगों ने इसी समय के आसपास पोजीशंस को क्या किया है, कट कर दिया है। तो टीसीएस एक पॉइंट मैं देख रहा हूं इन्वेस्टिंग के लिए। अगर समझो किस कारण से ओके बड़ी मंदी आती है तो 2800 से लेके 2600 ये जोन जो होगा वो एक्यूमुलेशन का होगा। मालूम है 500 पॉइंट और दूर का मैं बात कर रहा हूँ लेकिन 500 पॉइंट मतलब ज्यादा नहीं है। यहाँ से हम लोग 18% से 20% का करेक्शन अगर देखते जी। आईटी में तो वो बेस्ट लेवल होगा टीसीएस में बाइंग करने के लिए। इस बीच मोहम्मद दानिश जी ने प्रश्न हमें भेजा है और दिल्ली से इनका प्रश्न है और ये कह रहे हैं इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस की पुट ले रखी है और ये जानना चाह रहे हैं क्या इसे इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई है। अब इन्होंने सवाल चूंकि 1-2 दिन पहले हमें भेजा था तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि पुट अगर इन्होंने ली हुई है और कल करेक्शन भी देखने को मिला, आज भी सुबह थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही थी लेकिन उसके बाद हमने देखा अदानी इंटरप्राइजेस में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी भी आई, अदानी पोर्ट भी ग्रीन में आता हुआ दिखाई दिया। अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर प्राइस सर एक बार बता दोगे स्ट्राइक प्राइस कितनी है? इन्होंने स्ट्राइक प्राइस ही मेंशन नहीं की और ये हम अक्सर अपने दर्शकों से कहते हैं कि जब भी कोई सवाल भेजें तो थोड़ा डिटेल में भेजें, थोड़ा विस्तार पूर्वक भेजें। अब आपने कह दिया कि आपने पुट ले रखी तो ये तो समझ में आ गया कि आप इस समय बेरिश मोड में हैं, लेकिन किस भाव पे किस स्ट्राइक की पुट ले रखी है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये वाला बताना सर मुश्किल होगा क्योंकि देखो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस में देखो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने 1500 की पुट लेके रखी है या फिर 2000 की पुट लेके रखी है तो वहां से मुझे बताना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है मेरा वो अडानी ग्रुप के ऊपर सेल ऑन राइज का ये कंटिन्यूसली मैं चीज कह रहा हूँ। तो व्यू तो निगेटिव है स्टॉक्स के ऊपर। एक ही सिर्फ स्टॉक था अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, उसके ऊपर मैं बुलिश था। उनका भी टारगेट आ चुका है, वहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट लिया है उसको होल्ड करें लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर ये काउंटर फिर से 1940 इस लेवल को क्रॉस करेगा तो शायद एक बार आप अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 1940 का होगा कैश के बेसिस के हिसाब से। चलिए अरुण सिंह जी हमारे साथ अब जुड़े हैं, जरा नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी विपुल जी। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और क्या कर रहे हैं आजकल? तो मैं एक एक्सपोर्ट हाउस में हूँ सर, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। और बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मैंने सिप्ला के कुछ जो है 500 शेयर खरीदे थे जी। 1058 के भाव। किस रेट पे? 1058 जी। तो चलिए आपकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है सर। अभी तो हम देख रहे हैं 881 882 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा आपने यस बैंक के भी शेयर ले रखे हैं? जी जी जी। वो किस रेट पे ले रखे हैं आप? 7025 शेयर हैं 18.79 के भाव पे। 18.79 और अब वहाँ पे भी आप नुकसान में है, तो दोनों जगहों पे आपको नुकसान हो रहा है। यस बैंक अभी 16 साढ़े 16 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। और पूछते हैं यहाँ पे, और क्या नजरिया आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? नहीं होल्ड तो कर सकते हैं, होल्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग होल्ड कर। चलिए लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि नुकसान भी आपको ठीक ठाक है। यहाँ पर 1058 की सिप्ला की खरीद है इनकी, हालांकि यस बैंक में 2 रुपये पर शेयर का ही नुकसान है। माफ़ कीजिएगा। कैसे देख रहे हैं नितिन जी? एक इन्होंने फार्मा कंपनी ले रखी है, एक बैंक में पैसे लगा रखे हैं और यस बैंक में हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से इसी रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर जाता है नीचे आता है। और सिप्ला में इनको करीब 200-250 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है।
आपकी राय? देखो काफी आपने लॉस झेला है, तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक बेस फॉर्मेशन था सिप्ला में 850 से लेके 880 इस जोन का। तो अगर इसकी नीचे जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 850 के ऊपर जब तक होल्ड है तब तक एक मोमेंटम ठीक ठाक ऊपर आ सकता है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना है वो डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है, ऊपर में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना था, अभी राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन बना है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ बाउंस दिखाता है और 900 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार यहाँ पे 950 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर से वहां पे रिव्यू करना, चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन उछाल जैसे ही मिलेगा तो आपको अपनी पोजीशंस क्या करनी पड़ेगी, एग्जिट करनी पड़ेगी। 850 मेक और ब्रेक लेवल है, 850 ब्रेक होने के बाद सीधा उसको सपोर्ट जो आएगा वो 735 से लेके 750 ये जोन तक उसके लिए फिर डाउनसाइड मोमेंटम ओपन हो सकती है। ठीक। इस बीच बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं यूट्यूब के ऊपर। रुक्मणी देवी अग्रवाल जी कह रहे हैं राधे राधे, राधे जी राधे राधे रुक्मणी जी। इसके अलावा राहुल डेविड जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और इनका प्रश्न भी है राहुल डेविड जी का, वो कह रहे हैं कि क्या हम इस लेवल पे एम्फेसिस और मैक्स हेल्थ केयर में खरीदारी कर सकते हैं, इस समय क्या एक्यूमुलेट करना सही रहेगा? ये राहुल डेविड जी का मानना है। एम्फेसिस और मैक्स हेल्थ केयर, ये इन्होंने दो जो है शेयर आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिसमें ये निवेश करना चाहते हैं। क्या करंट लेवल पे पैसे लगाने चाहिए, और लगाने चाहिए तो क्या स्टॉप लॉस और लक्ष्य आप इनके लिए निर्धारित करेंगे? देखो मैक्स हेल्थ केयर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ओके ओके स्ट्रक्चर है। 460 से लेके 480 एक इम्पोर्टेंट जोन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की मैं राय दूंगा, बाजार का मूड और माहौल देखे। बाजार अगर संभलता है और इसमें ब्रेकआउट आता है मैक्स हेल्थ केयर में तो आप पोजीशंस बनाना। अदरवाइज ये आपके लिए क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। थोड़ा सा एक दो दिन ऊपर जाएगा और फिर से इसमें तेजी से बिकवाली देखने को मिल सकती है। जो मैं सेलिंग का पैटर्न देखता हूँ उसमें उसी तरह का पैटर्न चल रहा है इसमें, क्योंकि इसमें मैं क्या देखता हूँ वो पहले समझ लो कि मार्केट नीचे गिर रहा है और कुछ स्टॉक्स में अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। तो लोग जनरली क्या देते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं, और वही बोलते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा पैटर्न माना जाता है जी। कि वहीं पे बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो उस हिसाब से मुझे अभी ये मैक्स हेल्थ केयर लग रहा है। मार्केट भी शांत होगा, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो आप इसमें पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक। अब जरा सुनील जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और सुनील जी दिल्ली से हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ सर। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास जुबिलेंट फूड वर्क्स का है 485 पे। कौन सा सर तो कंपनी बताइए अभी आपने? जुबिलेंट फूड वर्क। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। 485 पे है सर। 485 पे ले रखे हैं आपने? अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? लंबा नजरिया है सर, एक साल लंबा 2 साल। नजरिया है। अभी चलिए खैर, अभी तो आपको नुकसान हो रहा है, करीब 30-31 रुपए के आसपास का नुकसान हाँ। यहाँ आपको हो रहा है, 1.5% नीचे है शेयर। चलिए पूछते हैं कि अभी आप होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में होल्ड करना चाहिए या नहीं? लगातार शेयर में अगर हम देखें पिछले 6 महीनों में 600 रुपये से करेक्ट होते होते सर यहाँ पे लगातार नीचे ही आता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ से किसी तरह के बाउंस बैक की संभावना है? इनकी खरीद से अभी 30-35 रुपये नीचे आ चुका है ऑलरेडी। देखो वेट करना चाहिए, स्टॉक लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ से दिखा सकता है मोमेंटम, क्योंकि एक जो मैं चीजें देखता हूँ, ऊपर से 50% का रिट्रेसमेंट आया है और ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे 50% का डाउनसाइड मोमेंटम और सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है। तो ये लेवल बेचने का नहीं है, इसको आप क्या कर लेना, एक स्टॉप लॉस में दूंगा 430 के आसपास का, वो स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशंस को बने रह सकते हैं। ऊपर में अगर ये फिर से 470 को क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना, स्टॉप लॉस को सीधा ट्रेल करके 558 के आसपास, सॉरी 458 के आसपास लेके आना। उछाल में आपको मेरे हिसाब से 490 से लेके 510 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें होल्ड करने की राय होगी। ठीक। इस बीच यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। विकास भार्गव जी का प्रश्न आया है और इन्होंने कई सारे बैंकिंग शेयर ले रखे हैं। तो इनके पास है यूनियन बैंक के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ये 550 शेयर हैं, 73 रुपये 30 पैसे के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं यूनियन बैंक के शेयर। साथ ही साथ यूको बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से हाई प्राइस पर हैं।
ये हैं 29 रुपये के आसपास के भाव पे। अब हमने देखा मिड कैप बैंकिंग में एक रैली तो देखने को मिली, इवन यूको बैंक भी हमने देखा कि 12-13 रुपये से चलते हुए ये 35-36 रुपये तक गया। अभी हम देख रहे हैं 25-26-27 के आसपास चल रहा है। अब मिड कैप बैंकिंग पे इन्होंने थोड़े से ऊपर की इनकी जरूर खरीद है, लेकिन कैसे आप देख रहे हैं? एक यूनियन बैंक ले रखे हैं 73-30 पे और यूको बैंक 29 रुपये के भाव पे। इन दोनों शेयरों पे किस तरीके का नज़रिया है आपका? देखिए, यूनियन बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो 68 से लेके 70 एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट में एक तेजी से और बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो पोजीशंस को 68 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन अगर समझो कि इस कारण से ये स्टॉक 54 जी से लेके 50 इस जोन में आता है आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, तो वहां पे आप पोजीशंस को क्या कर लेना, फिर से एंटर कर लेना। क्योंकि जहां से उसने ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट के ऊपर, तो उसी को रिटेस्ट करने आएगा, फिर उसमें आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए 68 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। 68 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलना है। और यूको में क्या बताया सर आपने? नहीं, यूको बैंक का चार्ट नहीं देखा मैं, एक बार देख। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिए। यूको बैंक के भी इनके पास जो है 1000 शेयर 29 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। 29 रुपये की खरीद है सर इनकी, और अभी हम देख रहे हैं 26 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट 28 रुपीज का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो अभी के लिए 25 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और उसके बाद 28 को निकाल देता है तो आपको अपनी एग्जिट लेवल मिल सकती है। 31 के आसपास ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। अभी के लिए स्टॉप लॉस देखो, अभी का जो मार्केट है ना वो पैसे बचाने वाला मार्केट है। लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप स्टॉप लॉस क्यों बता रहे हो। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो आपको लॉस से बचाती है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो प्रॉब्लम होगा। बड़े बड़े स्टॉक्स में बड़ी बड़ी गिरावटें आपने देखी नहीं है। मैंने इसके पहले भी एक शो में कहा था कि अभी तक आपने चीजें देखी नहीं है कि मार्केट कैसे गिरता है। बिल्कुल। और जब गिरना चालू कर देता है तो वो किसी के सुनेगा नहीं। वो रिलायंस है या फिर कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो नहीं देखेगा। आप रिलायंस का वीकली चार्ट एक बार देख लेना, कैसे कंसोलिडेशन कर रहा है 2320 के आसपास। ये अगर नीचे में गिर गया तो ऑलमोस्ट 8 से 12% का रिलायंस में भी फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर रिलायंस अगर 10% गिरेगा तो आपका निफ्टी देखो कितना गिर सकता है। तो बाजार को हल्के में मत लेना कि यार अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है और कितना गिरेगा। तो उस हिसाब से मैं स्टॉप लॉसेस सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो ये जो है आप लोग को ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बाजार की जब तक दिशा तय नहीं हो जाती है तब तक थोड़ा सतर्क रहें। स्टॉप लॉस के साथ ही कोई कामकाज करें, क्योंकि जब गिरावट बढ़ती है तो पूंजी जो है बड़ी तेज़ी से जाती है। और ये अभी हमने कुछ एक कंपनियों में देखा भी किस तरीके से पूंजी साफ हुई। इस बीच अगले दर्शक से बातचीत का अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हिमांशु शर्मा जी का प्रश्न है, और हिमांशु शर्मा जी ने कई सारे स्टॉक्स लेना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हेलो सर, मैं यस बैंक, रेणुका शुगर, टाटा स्टील, इन शेयर को बाई करना कैसा रहेगा? 6 से 12 महीने का इनका नज़रिया है, इस समय तक होल्ड कर सकते हैं। हिमांशु शर्मा जी का ये प्रश्न है। तो ये इन्होंने 3 शेयर आइडेंटिफाई किया है। एक इन्होंने बैंक लिया है, यस बैंक, जिसका अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं। एक इन्होंने रेणुका शुगर पे बातचीत की है, और एक टाटा स्टील। मेटल ऑलरेडी काफ़ी पिटाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। यस बैंक की हालत एक हम देख ही रहे हैं। आपकी राय, इन तीनों में से क्या कोई शेयर ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए, या ये तीनों कंप्लीटली अवॉइड रहेंगे? आपकी राय सर। देखो, टाटा स्टील में एक बार आप देख सकते हो, मौका बना सकते हो। लेकिन अगर ये समझो 95 से लेके 90 इस जोन में मिलता है तो यहाँ पे बेस्ट बाय हो सकता है आपके लिए। थोड़ा सा करेक्शन भी आएगा 12-15% का, और यहीं पे अगर आपको लेना है तो 20% यहाँ पे लेना, बाकी का क्वांटिटी जो है वो नीचे में लेना। और बाकी के जो 2 काउंटर आपने कहे हैं वो आप लॉटरी की तरह ले सकते हो। स्पेशली आप यस बैंक को, यस बैंक में देखो कैसे है, मोमेंटम आएगा तो ठीक, 3 साल के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो एक ही उसमें होप से यस बैंक में, वो मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो पोजीशंस को एग्जिट करना, अगर आप यहाँ पे लेते हो तो जी। वो जो लेवल है वो है 14 रुपये 50 पैसे का। अगर यहाँ पे अगर आप पोजीशंस जाती है आपकी तो उसमें से एग्जिट कर लेना। मैंने भी एक बार बीच में चैनल के ऊपर यस बैंक को रेकमेंड किया था 17 रुपए के आसपास, 25 रुपए का टारगेट दिया था। हालांकि मैं कभी पेनी स्टॉक देता नहीं, लेकिन मौके के ऊपर चौका मारना आपको आना चाहिए। देखो 24 रुपए चला गया, हम लोगों ने पोजीशंस को कट कर लिया। तो चलती गाड़ी में उतरना होता है ऐसे स्टॉक में, और
वैसे ही तो अभी लेके मतलब नहीं है स्टॉक को, यस बैंक को, तो इसका मोमेंटम अभी खराब हो चुका है, तो लेना ही है तो आप टाटा स्टील को नीचे में ले सकते हो। टाटा स्टील में गिरावट आए तो टाटा स्टील में आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आगे के समय के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको यस बैंक को लेकर के यही सलाह है कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राहुल द्रविड़ जी कह रहे हैं कि धन्यवाद मिथिलेश जी फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी सलाह दी और उनको पसंद आई है। इस बीच चिंपू चांद जी का प्रश्न आया है और इनका जो प्रश्न है वो ये है कि ये रोज़ारी बायोटेक क्या करंट लेवल पे ख़रीदारी की जा सकती है। तो ज़्यादातर लेकिन ये है कि आप कहते हैं दर्शकों से कि सतर्क रहें, अलर्ट रहें, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी खरीदारी के मूड में ही दिखाई दे रहे हैं। लोग इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि बाजार की दिशा कैसी है। रोज़ारी बायोटेक करंट लेवल्स पे क्या इनको खरीदना चाहिए? चिंपू चंद जी का प्रश्न है, यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने पूछा है। देखो ये स्टॉक कैसे गिर रहा है, मतलब जो अपना क्या बोलते हैं इसको, जो लिस्टिंग डे था ऑलमोस्ट उसके नीचे भी आ चुका है। तो अगर आपको बेट लेना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बेट अगर आपको लेना है, कॉन्ट्रा प्ले करना है, तो इसको है ना 650 रुपए के ऊपर लेना। ओके, और जो ये रिसेंट लो लगेगा, समझो 600 का लगा या फिर 580 का, उसको एक स्टॉप लॉस की तरह आप लेके पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब कैसे प्लान करना है, जो अपना जो लिस्टिंग डे जो लो है उसको एक बार ब्रेक करने के बाद फिर अगर उसके ऊपर चलता है तो वहां पे आप क्या कर लेना, पोजीशंस ले लेना 600 या फिर 610 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मुझे पूछोगे कि आप अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करोगे क्या, तो मैं ऐसे देखूंगा भी नहीं स्टॉक। अगर आपको लेना ही है तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा व्यू बनाया। ठीक, अब जो है वेद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। वेद जी नमस्कार। नमस्कार सर, बिल्कुल नमस्कार, कैसे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, क्या प्रश्न है सर मेरा आपका? क्वेश्चन है कि सर अभी मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है 1 साल के नजरिए। अच्छा अच्छा जी, तो किन शेयरों में किया जाए निवेश जिससे मुझे 1 साल के बाद मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके? 1 साल का नज़रिया है। जी अच्छा अच्छा, ठीक है, पूछते हैं। सर अभी इन्होंने नया इन्होंने शेयर बाज़ार का शौक शायद इनको आया है, बहुत जगहों पर अखबारों के माध्यम से इन्होंने जानकारी इकट्ठा की होगी कि ये भी एक माध्यम है जहाँ पर निवेश किया जा सकता है। तो ये सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, क्या फर्स्ट टाइम में सीधे शेयर बाज़ार में पैसे लगाने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अगर सुरक्षित निवेश ही चाहिए तो क्यों ना म्यूचुअल फंड के माध्यम से एंट्री करनी चाहिए? और अगर आप कुछ एक शेयर इनको रिकमेंड करना चाहें तो वो अगर आप रिकमेंड कर दें ताकि ये अपनी शुरुआत जो है शेयर बाज़ार में कर सकें। देखो अभी मैं इनको एक ही चीज कहूंगा कि पूरा का पूरा पैसा 1 लाख रुपए जो आप लगाना चाहते हो कभी भी नहीं लगाओ इस मार्केट में। ये मार्केट जो है ना, वो बोलते हैं ना कि घसीटता कम, मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। ओके, अगर ऑनेस्टली मैं बोलूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपके पास फंड है वो 50% आप म्यूचुअल फंड में डाल देना, और 50% के साथ थोड़ा थोड़ा करके क्या कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना। लेकिन ये लेवल भी मेरे हिसाब से बाइंग का लेवल नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हो और आपको पैसा लगाना होगा, तो जब लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे मैं मार्केट में बर्बाद हो गया, मार्केट ने मुझे लूट लिया, यहाँ से कुछ पैसा नहीं बनेगा, तब आप यहाँ पे जाके क्या कर लेना, पैसे लगा लेना। और मुझे लगता है कि ये वाला जो लेवल है वो जल्दी आएगा, जब निफ्टी 12,000 से लेके 14,000 इस रेंज में कहीं पे आपको मिलेगा, तो वहां पे आप क्या कर लेना, पोजीशंस को बना लेना। पैसा बचाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास पूंजी है, अभी तक आपने नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा देना, निफ्टी के पहले जो अच्छे काउंटर है उसमें आप उसमें क्या कर लेना, पैसा लगा देना। भले पैसा कम बनेगा लेकिन पैसा टूटेगा भी नहीं आपका जितना ज्यादा। बाकी के स्टॉक्स में अगर आप देखोगे चलते में बहुत अच्छे चले, लेकिन प्रॉफिट आपने अगर बुक नहीं किया होगा तो आपका कैपिटल भी लेके चले गए। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जैसे कि समझो, मान लो कि जैसे मैंने कहा टाटा स्टील अगर नीचे आता है 90 रुपीज के आसपास, तो वहां पे 10,000 रुपये लगा लो। या फिर HDFC बैंक किस कारण से इसमें 30% का फॉल आता है, आ सकता है, मैं चीजें ये नहीं कह रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी को ऐड कर लो। तो अभी का जो मार्केट है वो लेने का मार्केट नहीं, अभी का मार्केट जो है वो बेचने का ही मार्केट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बिकवाली करके पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन इस सबके बीच में अगले दर्शक का प्रश्न लें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इस गिरते हुए बाजार में कैसे रणनीति बनानी है, इसको लेकर के अगर आपके मन में भी कोई आशंका है
तो जुड़िए हमारे साथ और नितले जी से बातचीत कीजिए और जानिए कि क्या चार्ट्स कुछ कह रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस होनी चाहिए आपके अपने शेयर पे, क्या लक्ष्य होने चाहिए। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कितने शेयर ले रखे हैं, क्या नज़रिया है आपका, क्या सोच के आपने निवेश किया है, ये तमाम जानकारी के साथ अपने प्रश्न को आप हमें भेजिए और व्हाट्सएप के ज़रिए आप भेजेंगे, सीधे हमसे बातचीत कीजिए और नितलेश जी आपका मार्गदर्शन करेंगे कि इस समय आपकी शेयर बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और चितरंजन पांडा जी का प्रश्न हमें भेजा गया है और चितरंजन पांडा जी कह रहे हैं कि सर अंबुजा सीमेंट 396 पे 184 शेयर हमने ले रखे हैं, आगे का नज़रिया क्या होना चाहिए। अंबुजा सीमेंट के ऊपर कल हमने जो अपना कार्यक्रम किया था उस पर हमने ख़ास तौर से बातचीत की थी अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के और हमारे साथ मौजूद थे अरुण मंत्री जी और अरुण मंत्री जी को अदानी ग्रुप की तमाम कंपनियों में जो सबसे अच्छी कंपनी लगी थी उसमें से अंबुजा सीमेंट और एसीसी थी। तो अभी जो है 376 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद 396 के आसपास की है। आपका क्या व्यू है सर अंबुजा सीमेंट को लेकर के? अभी इनकी खरीद से तो करीब 20 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। अभी इन्होंने ये नहीं बताया हमें कि इनका नज़रिया कितने लंबी अवधि का है। देखो, इसमें स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और जैसे लग रहा था कि 400 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है, तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 350 से लेके 360 इस जोन को एक बार मार्क कर लेना। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशंस हल्की कर लेना। फिर अगर नीचे में मिलता है, समझो नीचे में मिलता है कि इस कारण से 280 के आसपास, तो वहां पे पोजीशंस को बना लेना। या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, समझो 360 रुपए का, और इस काउंटर ने 400 रुपए के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो थोड़ा सा क्वांटिटी फिर ऐड कर देना इसमें। 380 रुपीज का स्टॉप लॉस फिर आपका बनेगा। देखो, मैं ये चीजें जो बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा अलग लगेगी, बाकी के एक्सपर्ट आके ये चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना तो मेरा पैसा है लगाया हुआ, उसी हिसाब से मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस पोजीशन में फंसा होता तो मैं क्या क्या चीजें करता, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। तो ये आपकी अच्छी बात है कि आप जो है लोगों को काफ़ी सतर्क कर रहे हैं, लेकिन इस सतर्कता के बीच में बहुत सारे लोग ऐसी टिप्पणी भी कर रहे हैं। अब जैसे कि राहुल डेविड जी कह रहे हैं कि कब आप उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी 14,000 से 15,000 का लेवल टच करेगा। तो मतलब सर क्यों डरा रहे हैं लोगों को? एक्चुअली डरा नहीं रहा हूँ, देखो मैं राहुल जी को बोल रहा हूँ कि आप तो मतलब तब भी आसपास के लेवल बता रहे हैं। राहुल जी तो सीधे पूछ रहे हैं 14,000 कब मिलेगा मुझे। देखो, हम लोग शॉर्ट है। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ कि हम लोग, मैंने 15,000 भी बोला होगा ना, तो हम लोग क्या करते मालूम है, पहले 18,200 के आसपास बेचा, उसके बाद 17,300 के आसपास कवर कर लिया, फिर 17,300 से लॉन्ग किया, 500 पॉइंट कमा लिए, फिर अभी शॉर्ट किया। तो वैसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो काफी बड़ा टारगेट आता है इस मार्केट में। तो उस हिसाब से आप मंथली चार्ट को देख लेना, आप निफ्टी का मंथली चार्ट को देख लेना, एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है और उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ना तो उसका जो टारगेट आ रहा है वो 12,500 का आ रहा है। ओके, जो टारगेट आ रहा है वो 12,500 का आ रहा है, लेकिन बड़ी बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से मैंने 15,000 या फिर 15,800 ये लेवल अभी के लिए कहा है। तो अभी आप ये बताइए कि ये जो इनका जो सवाल है राहुल द्रविड़ जी का कि कब तक आ पाएगा, तो ये कोई टाइम फ्रेम भी रखा है आपने कि मतलब कितने समय तक हम उम्मीद करें कि 14-15 हज़ार का लेवल भी देखने को मिलेगा? एक लग रहा है मुझे कि जून या फिर मई तक आना चाहिए। ओके, जून या फिर मई तक आना चाहिए। ओके, इस हिसाब से जैसे पैटर्न बना है उस हिसाब से। अगर नहीं आता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर नहीं आता है और वहीं से मार्केट घूमता है तो मैं तेजी भी करने के लिए रेडी हुआ। नहीं तो 15,000 की पुटे आप लेके रहोगे मई की और मुझे भर भर के गालियां दोगे, वैसे नहीं। तो उस हिसाब से भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मार्केट टर्न होगा मैं टर्न करने के लिए रेडी हूँ, जहाँ पे पैसा बनेगा वहां पे मैं हूँ। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार की, अगर आप ट्रेडर हैं तो बाजार की दिशा के हिसाब से अपना ट्रेड पकड़िए, ताकि ऐसा ना हो कि अब बाजार घूम गया तो आपने कहा कि भाई इन्होंने तो ऐसा कहा था, तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि अगर बाजार की दिशा बदलेगी और एक क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा तो वो भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बदल लेंगे। तो आप बने रहिएगा मनी9 के साथ और समय समय पर अपने सवाल जो है वो पूछते रहिए। प्रियांशु जी का प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब पे इन्होंने, प्रियांशु जी ने प्रश्न पूछा है और ये जानना चाह रहे हैं HDFC बैंक और एशियन पेंट्स के बारे में कि किस प्राइस पे हमको और ऐड करना चाहिए। इसका मतलब इनके पास पहले से है शायद प्रियांशु जी के पास, अब ये पुराना किस भाव पे लिया है ये तो नहीं पता, लेकिन HDFC बैंक
और एशियन पेंट्स, ये कह रहे हैं कि किस प्राइस पे जो है वापस जो है एंट्री करनी चाहिए इन दोनों शेयरों के अंदर। देखो, एशियन पेंट में अभी के लिए पोजीशंस ऐड ना करें, पहली बात तो इसको जितना गिरना है उसको गिरने दीजिए। ओके, अगर समझो 2400 से लेके 2500 इस जोन में मिलता है आपको, मतलब और 15% का करेक्शन मान लेते, जी। तो थोड़ा सा आप एवरेज कर लेना पोजीशंस को, क्योंकि इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है वो काफी वीक हो रहा है और इसमें जो भी बाउंस आ रहा है उसमें एक सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए हड़बड़ाहट में पैसा मत लगाना। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है कि अभी आपके पास 100 क्वांटिटी होगी, जब मार्केट 10 रुपए गिरेगा तो 1000 रुपए का लॉस दिखेगा, लेकिन जब आप एवरेज करोगे और 200 क्वांटिटी अगर आपकी हो जाएगी और 10 रुपए गिरेगा तो वो 2-2000 का लॉस होना चालू कर देगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वो क्वांटिटी और लॉस वो झेल नहीं पाओगे और फियर में आप एग्जिट करोगे। तो एवरेज करते वक्त भी आपको ऐसी जगह पे एवरेज करना पड़ेगा जहां से आप लॉस को झेल सकते हो, नहीं तो गड़बड़ में क्या होता है कि लॉस इतना नहीं होता है लेकिन हम लोग एग्जिट करते हैं। तो सर चलते चलते कुछ शेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे नितिलेश जी? नहीं, कुछ बाइंग के लिए तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन एनटीपीसी को सॉरी एनएचपीसी को ध्यान से देखना। अगर समझो 35 के आसपास अगर कुछ मिला तो क्या, अभी 40 का रेट है, 35 के रुपीस के आसपास मिला, 35 से लेके 36, तो थोड़ा क्वांटिटी उसमें लेके रखना। ओके, मैं ये इसका लॉजिक भी बता रहा हूँ, मंथली चार्ट को देखना। ओके, मंथली चार्ट को देखना, उसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है 2009 या फिर 2011 से लेके वो कंसोलिडेशन चल रहा था उस चार्ट के ऊपर, तो वहां पे आप चीजों को देखना, थोड़ा क्वांटिटी लेना। 32 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। इसका मंथली चार्ट एक बार रेफर करना और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। जी। चलते चलते सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल और ले लेते हैं। एक IM इंडियन फर्स्ट के नाम से आइडिया है उनका, अदानी विल्मार में के बारे में ज़रा इनको टिप्पणी कर दीजिए, और 486 की इनकी खरीद है और अब इन्हें क्या करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। चिंपू चंद जी हैं, इनका प्रश्न हमने अभी इस कार्यक्रम के दौरान पहले भी डिस्कस किया था। अडानी विल्मार, अदानी विल्मार, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि अदानी के ऊपर कल हमने बाकायदा एक पूरा नहीं, खास यार, शो किया है positions नहीं बन रही हैं, का, क्योंकि तो आप देख अगर सकते हैं उसे भी। जी सर। कुछ नहीं होगा इन स्टॉक का, ऐसे उछाल आएंगे फिर उसमें बिकवाली आएगी। बिल्कुल। देखो, चार्ट रीड करने के लिए ना एक चीज का ध्यान रखो, आप कोई भी जो स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलते हैं उस स्टॉक में चार्ट रीडिंग का मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि वो न्यूज के बेसिस के ऊपर चलेंगे। तो अभी के लिए समझो, आज लोअर सर्किट लगने से पहले इसको अगर आप निकालोगे, इसका सर्किट आप चेक कर लेना, उसके पहले अगर निकालोगे तो बेहतरीन होगा। कल भी परसों भी 2 दिन और लोअर सर्किट लग सकते हैं इस काउंटर में, तो लेना है नया तो मत लेना, प्लीज अवॉइड कर देना। दूसरा कोई स्टॉक देखो, आपके चैनल के ऊपर बढ़िया फंडामेंटल एक्सपर्ट आते हैं, उनको पूछ लेना। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से ज्यादा बेहतर जो स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, जैसे रवि सर हो गए या फिर और 1-2 सर है, उनके साथ अगर आप देख लेना जो फंडामेंटली अच्छा चीजें देखते हैं, तो उनको आप देख के उनसे स्टॉक्स को पूछ सकते हो। देखो, मेरा जो दायरा है, मैं सच हमेशा कहता हूँ, मेरा जो एनालिसिस है वो 7 से लेके मैक्स में 40% का मुंह कैच कर सकता हूँ। उसके ऊपर मुझे नहीं आता है, मार्केट समझ में भी नहीं आता और मैं उस चीजों के ऊपर जाता भी नहीं हूँ। तो कोई बड़ा फंडामेंटल एक्सपर्ट अगर आपके चैनल के ऊपर आएगा तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेना स्टॉक। कोई डिस्क्लोजर सर चलते चलते देना चाहेंगे? डिस्क्लोजर, जो स्टॉक्स का चीजें मैंने जिक्र की है वो मेरा क्लाइंट्स का पोजीशन से, मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है इन स्टॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। लेकिन हाँ, अदानी के ऊपर जैसे कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जैसा अभी भी आया, तो अदानी समूह पर चूँकि अभी नितिलेश जी कह रहे थे कि फंडामेंटल व्यू पे ही हमने कल का कार्यक्रम किया है, तो आप मनी मास्टर देखिए उसका, और उसमें बहुत डिटेल में 10 की 10 लिस्टेड कंपनियों पे हमने हर पहलू पे बातचीत की है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अदानी समूह में कोई भी कंपनी ऐसी है जिस पर कुछ दांव लगाया जाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, जो लोगों ने हायर लेवल पे किया है उन खरीदा है उनको क्या करना चाहिए, लोअर लेवल पे क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं, इन तमाम प्रश्नों को समेटने की हमने कोशिश की है अपने इस कार्यक्रम में। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। जिनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए हैं, सोमवार को पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्नों को शामिल करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।